आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लस्टर कंप्यूटिंग से रिलेटेड। और अब जो हमने चीज़ कवर करनी है वो कहलाती है लैम एमपीआई, लोकल एरिया मल्टी कंप्यूटर मैसेज पासिंग इंटरफेस। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट किया था, एनोटेशन कहाँ गई, हमने फ्लिंस टेक्सोनमी पढ़ी थी, कंप्यूटर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। और उसमें क्या था, एस आई एस डी को हमने काफ़ी डिटेल में देखा है कि एस आई एस डी में रहते हुए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर और हार्डवेयर पे कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया था। ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो टाइप थी वो थी एस आई एम डी, जिसको हम कहते थे वेक्टर प्रोसेसर या एरे प्रोसेसर। सही है। और ये प्योर पैरेलल कंप्यूटर्स है। और जो थर्ड मेन टाइप थी वो थी एम आई एम डी, जब हमने स्टार्ट करनी है। और इसमें भी दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, एक थी शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर और दूसरी थी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी कंप्यूटर। सही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी कंप्यूटर से रिलेटेड है। और ये वाला जो आर्किटेक्चर है शेयर्ड मेमोरी वाला, इसका क्या मतलब था कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें सिंगल मदरबोर्ड के ऊपर एक रैम हो और वो शेयर्ड हो अमंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। सही है। और अब जो हम मल्टी कोर सिस्टम यूज़ करते हैं, अब जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर आते हैं वो सब इसी टाइप के ही होते हैं। तो ये समझ लीजिए एस आई एस डी की जो इन्हेंस्ड फॉर्म है वो अब इस फॉर्म में अवेलेबल होती है, डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर्स की फॉर्म में। तो जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं वो एस एम पी टाइप के कंप्यूटर से भी बन सकता है और एस आई एस डी टाइप के कंप्यूटर से भी बन सकता है। तो इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर की कौन सी टाइप है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क करता है। अच्छा, जो एक्चुअल हमारी डिस्कशन थी वो यही थी कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि डेटा के ऊपर अप्लाई होनी है। सही है। और हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एल्गोरिथम क्या होता है या प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, जिसमें इफ देन एल्स स्विच केस था, लूप्स थे, जंप थी। सही है। तो ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है या प्रोसेस है या एल्गोरिथम है जिसको एग्जीक्यूट होना है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। और ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि बेसिकली किसी डेटा सेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो आपको याद है कि कौन करता है, ए एल यू। किसके कहने पे करता है, सी यू के कहने पर करता है। और किसके ऊपर बेसिकली करता है वो, डेटा के ऊपर जो कि मेमोरी में होता है। तो ये हमारा कंप्यूटिंग यूनिट है जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और ये इंस्ट्रक्शन यूनिट है, कंट्रोल यूनिट। सही है। तो डेटा हर हाल में प्रोसेसर के अंदर आएगा तब ही प्रोसेस होगा। तो इन डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स में डेटा प्रोसेसर के अंदर आता है फिर प्रोसेस होता है। तो इन्हीं को कंबाइन करके अगर हम और बड़ा कंप्यूटर बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा। अच्छा, जिस तरीके से एस आई एस डी में इन्हेंसमेंट हो रही थी प्रोसेसर में, कैशे में, रैम में, एल्गोरिथम्स में, आपको पता है कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है पहले सिंगल टास्किंग आया, फिर बैच प्रोसेसिंग आया, फिर मल्टी टास्किंग आए, फिर मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम आए, फिर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम भी आ गए। तो इन्हीं चीज़ों के पैरेलल जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर भी चल रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर में जो एक्चुअल टेक्निक यूज़ होती है वो क्या यूज़ होती है कि कंप्यूटर किसी भी टाइप का हो वो नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट किया जा सकता है। और नेटवर्क बेसिकली क्यों बनाए गए थे, ताकि रिसोर्स शेयरिंग की जा सके। रिसोर्स मीन्स एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। पहले हार्डवेयर को रिसोर्स समझा जाता था, फिर बाद में डेटा भी रिसोर्सेज में काउंट होने लगा। तो जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं वो बेसिकली डेटा शेयरिंग की साइट्स होती हैं। तो डेटा जो है वो आपकी बेसिकली एक रिसोर्स होता है। इसी तरह ईमेल है,
और बहुत सारे जितने ही प्रोटोकॉल्स हैं वो सब बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग के ही प्रोटोकॉल है, जिसमें सर्वर जो है वो रिसोर्स होल्ड करता है और जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्स के लिए। सही है। इसमें जो पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस होती हैं उसमें जो डेटा होता है, तमाम कंप्यूटर्स अपने अपने डेटा के लिए सर्वर होते हैं और बाकी कंप्यूटर्स के लिए क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो नेटवर्क आपके बनाए गए थे उनका मेन पर्पस तो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना था, वेबसाइट्स को सपोर्ट करना था, ईमेल्स को सपोर्ट करना था। लेकिन उन एप्लीकेशंस के साथ साथ हमने पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए भी उन रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। ऐसे प्रॉब्लम जो कि वेल नोन थे, सिंगल कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे सॉल्व होने के लिए, उन्हीं एल्गोरिथम्स को जो है इस टाइप के आर्किटेक्चर में सॉल्व किया गया। तो जो काम पहले 10 घंटे में होता था वो फिर 1 घंटे में होना शुरू हो गया। एल्गोरिथम चेंज नहीं किया, टेक्निक चेंज नहीं की, लेकिन डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके सेम प्रोग्राम उस पर रन कर। तो इस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि अब ये इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं, सबके सब सेपरेटली ऑन ऑफ किए जा सकते हैं, ऑटोनमस है, और ये किसी सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। तो जिस तरह आपकी लैब है, लैब होती है आपके डिपार्टमेंट में 7 लैब्स हैं, अगर किसी यूनिवर्सिटी में 10-15 लैब्स हों, हर लैब में 50-50 कंप्यूटर्स हों, तो उन तमाम कंप्यूटर्स को सेम नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करके सिंगल कंप्यूटर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। कंप्यूटर्स वैसे फिजिकली अलग होंगे, हर एक का हार्डवेयर अलग होगा, हर एक को सेपरेटली ऑन ऑफ किया जा सकता है, हर कंप्यूटर पे सेपरेट ओएस होगा। सही है। तो जो लेयर्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन वो लेयर्स कनेक्टेड किसके थ्रू है, वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। और ये नेटवर्क जिस तरीके से कंप्यूटर की ग्रोथ हुई है, इसी तरह से इस नेटवर्क की भी ग्रोथ हुई है। अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पहले जो नेटवर्क आते थे उनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी, डेटा ट्रांसफर के रेट बहुत स्लो होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पहले किलोबाइट्स में आया, फिर मेगाबाइट्स में आया, अब गीगाबिट्स में जो है वो डेटा ट्रांसमिशन होती है। आप बिट्स कहते हैं या बाइट्स कहते हैं, जो भी आपको यूनिट समझ में आए। तो लोएस्ट लेवल पे क्या था, हार्डवेयर, उसके ऊपर क्या था, ओएस, उस ओएस के ऊपर क्या थे, आपके सॉफ्टवेयर। तो ये जो बेसिकली आर्किटेक्चर है, इसमें कंप्यूटर्स तो सेपरेट ही हैं, हर एक अपना हार्डवेयर है, हर हार्डवेयर के ऊपर अपना ओएस है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर वाला कंपोनेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इस आर्किटेक्चर में होता क्या है कि पूरी लैब में या मल्टीपल लैब्स में इन तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर कोई सिंगल सॉफ्टवेयर सेटअप कर दिया जाता है। सही है। तो वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होगा, तमाम कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ होगा, और वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ही होता है जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। सही है। तो ये तमाम कंप्यूटर्स जो हैं ये SISD टाइप के भी हो सकते हैं, ये SMP टाइप के भी हो सकते हैं, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, ये जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि ये वाली टाइप है। इन कंप्यूटर्स को कंबाइन करके हमने डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर, क्लस्टर बनाना है या ग्रिड बनाना है। अच्छा, क्लस्टर और ग्रिड जो है वो तकरीबन एक ही जैसी चीज़ें हैं, मतलब उनके पीछे जो थ्योरी है वो एक ही है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है, तमाम कंप्यूटर्स डेडिकेटेड होते हैं और सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होते हैं। तो क्योंकि सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो है बहुत ही लिमिटेड हो सकते हैं, हंड्रेड्स में हो सकते हैं, मैक्सिमम 1000 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो क्लस्टर जो होता है उनका साइज़ नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स की टर्म में थोड़ा कम होता है, और होमोजीनिटी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आमतौर पे एक लैब जो है उसमें जब भी प्रोक्योरमेंट होती है, कंप्यूटर खरीदे जाते हैं, तो सेम टाइप का ही हार्डवेयर होता है और ओएस भी आमतौर पे सेम ही रखा जाता है। तो होमोजीनियस कंप्यूटर होते हैं हार्डवेयर के लिहाज से भी और ओएस के लिहाज से भी, इसलिए इसमें थोड़ी ये ज़्यादा आसानी होती है। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो सॉफ्टवेयर भी सेम टाइप का सब पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है क्लस्टर। इस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने कोर्स का इंट्रोडक्शन किया था। और अगर, और इसमें काउंट क्या होगा, थाउजेंड्स में हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, थाउजेंड्स में नहीं होता काउंट। तो लेकिन इसके अपोजिट जो चीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रिड। ग्रिड के पीछे भी सेम यही थ्योरी है, लेकिन उसमें क्या होगा,
हार्डवेयर सेम होने की गारंटी नहीं है। कंप्यूटर के बजाय आपका जो है वो स्मार्ट डिवाइस भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन भी उसमें पार्ट प्ले कर सकता है, इवन जो IoT की डिवाइसेस हैं वो भी उसमें रोल प्ले कर सकती हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आपकी जो भी डिवाइस हो कंप्यूटिंग की, किसी भी नेचर की हो, वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, नंबर वन। नंबर टू, उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल हुआ हुआ हो जो कि आपके बिहाफ पे इनपुट ले सके, आपके इंस्ट्रक्शंस का भी और डेटा का भी, यानी प्रोग्राम भी उस पर आएगा और डेटा भी वो इंटरनेट से रिसीव करेगा, देन प्रोग्राम को डेटा पे रन करेगा, जो आउटपुट होगा वो वापस भेज देगा। इस फ्लो को भी हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये बेसिकली क्या है, क्लस्टर भी है, और इसको अगर आप इंटरनेट पे ले जाएंगे तो ये चीज़ कहलाएगी ग्रिड। तो ग्रिड जब ग्रिड होगी तो इसमें काउंट की तो कोई लिमिट है ही नहीं, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसी तरह होमोजीनियस नहीं होगी, हेट्रोजेनिटी होगी, हार्डवेयर डिफरेंट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होगा, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आपका हो सकता है। जैसे मोबाइल ऐप होती हैं वो एंड्रॉयड के लिए भी आती हैं और iOS के लिए भी आती हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होगा ग्रिड कंप्यूटिंग का, वो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए लिखा जाएगा, और जो भी उसको इंस्टॉल करना चाहे वो अपने टाइप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर लेगा। और सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे किसी भी जगह पे हो, वो आपका डेटा रिसीव कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और आपको रिप्लाई कर सकता है। जैसे अभी आपको असाइनमेंट दिया गया है पैरेलल फाइल ट्रांसफर करने का, तो सबसे पहले तो वो होमोजीनियस एनवायरनमेंट में ही आप काम करेंगे ना, कि विंडोज़ के लिए आपने बना दिया, 2 कंप्यूटर्स पे विंडोज़ चल रही है, आपका सॉफ्टवेयर बड़े मज़े से इंस्टॉल हो गया, सही है। लेकिन एक जगह पे विंडोज़ और दूसरी जगह पे लिनक्स हो तो फिर कैसे करेंगे? नंबर 1। अगर एक कंपोनेंट आपने जावा में लिखा है और दूसरा सी शार्प में लिखा है तो क्या होगा? सही है। इसी तरह एक कंपोनेंट आपने लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट में सी लैंग्वेज में लिखा है और जो दूसरा कंपोनेंट है वो जावा में लिखा हुआ है, तो क्या ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो ये सिंपल टास्क नहीं है, चैलेंजिंग टास्क है। इसमें छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको करेक्टर ट्रांसफर करना है, आपको ये पता है कि सी लैंग्वेज में जो करेक्टर है, करेक्टर डेटा टाइप जो है वो सिंगल बाइट की होती है, लेकिन जो सी शार्प और जावा है वो वहाँ पे करेक्टर डेटा टाइप जो है 2 बाइट की होती है। एक जगह पे ASCII कोड होता है, दूसरी जगह पे यूनिक कोड होता है। तो ये आप कैसे ट्रांसफर करेंगे एक सिस्टम का डेटा दूसरे सिस्टम में, और ट्रांसफर होगा तो उसको कैसे आप सेम तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, तो ये हमने देखना है और डिस्कस करना है। अच्छा, क्लस्टर कंप्यूटिंग से रिलेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन हमने जिस पे काम करना है वो कहलाता है लैन, लोकल एरिया मल्टी कंप्यूटर। मल्टी कंप्यूटर की डेफिनेशन आप समझ में आ गया है। और लोकल एरिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लैन के ऊपर जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उन पे इंस्टॉल होता है। लैन पे कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, सही है। और पिंग करने का मतलब ये है कि इनके बीच में एक TCP/IP की कनेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, और उस सिस्टम में रहते हुए MPI है, मैसेज पासिंग इंटरफेस है। तो मैसेज पासिंग का मतलब क्या है कि ये कंपोनेंट जितने भी होंगे ये सब के सब डिफरेंट कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल हुए हुए होंगे और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो हमें बेसिकली जो सेटअप करना होगा इस हार्डवेयर के ऊपर, जो सेटअप होगा वो किसका होगा? लैम का होगा। और लैम के अलावा एक और भी है, MPICH कहलाता है वो। और भी बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, देख सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, इन तमाम कंप्यूटर्स पे जो आप सॉफ्टवेयर का सेटअप करेंगे वो क्या होगा? लैम का। जो लिनक्स की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं उसमें अब मेरे ख्याल में लैम प्री इंस्टॉल्ड आता है, पहले ये आपको पहले से इंस्टॉल करना पड़ता था, और अगर नहीं भी आता तो अब बहुत आसानी से ये जो है इंस्टॉल हो सकता है। सही है। तो इन तमाम कंप्यूटर्स पे अगर आप लैम इंस्टॉल कर दें तो अब ये कंप्यूटर जो है एज सिंगल कंप्यूटर बिहेव करने लगेगा। अब हम इसको क्या कहेंगे? लोकल एरिया मल्टी कंप्यूटर, नॉट मल्टीपल कंप्यूटर्स। ये तमाम कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट हैं, इन सब के ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लैब में बैठ के कोई टीचर आ जाए और आपकी लैब लेना शुरू कर दे, तो तमाम कंप्यूटर्स पे एक एक स्टूडेंट बैठ जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा।
लेकिन लैम्प बैकग्राउंड पे चलता रहेगा। सही है। और अगर मैं एक कंप्यूटर पे बैठ के क्लस्टर का कोई टास्क दे दूं, सही है, फॉर एग्जांपल मुझे सम कैलकुलेट करना है एन नंबर्स का, सही है। तो ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मिलियन नंबर है। 1 मिलियन नंबर का अगर सम कैलकुलेट करना हो तो एक कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल 60 मिनट्स लगते हैं या 1 आवर लग रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10 मिलियन नंबर हो और एक ही कंप्यूटर हो, तो एक कंप्यूटर पे कितनी देर में होगा? सिंपल सी बात है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। सही है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काउंट क्या आ जाएगा? 600 मिनट्स या 10 आवर्स। सही है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के एल्गोरिथम क्या है? अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूं कि मेरे पास डेटा है, किस में है? एरे में। साइज कितना है? एन। प्रोग्राम क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है सम है, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, और एक फॉर का लूप है जो कि 0 से लेके n-1 तक चल रहा है, और सम इज इक्वल्स टू सम प्लस डेटा कर रहा है, डेटा ऑफ आई, अगर ये आई का लूप चल रहा है तो। सही है। तो प्रोग्राम तो यही रहेगा ना ये। इस प्रोग्राम का नाम मैंने रख दिया sum डॉट exe। सही है। अच्छा, अब ये प्रोग्राम जो है, इसमें क्वेश्चन ये है कि एरे में डेटा कहाँ से आया। तो आप ये समझ लें कि एक फाइल है जो स्टोर हुई हुई है। प्रोग्राम ओपन होने के बाद इस फाइल से डेटा लोड करता है, उसको रन करता है। तो अगर मैं एक कंप्यूटर पे 1 मिलियन नंबर ऐड कर रहा हूँ तो 60 मिनट लग रहा है, और 10 मिलियन नंबर ऐड कर रहा हूँ तो 600 मिनट्स लग रहा है। या पहले 1 घंटा लग रहा था, 10 घंटे लग रहे हैं। तो क्या प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को का इससे फर्क पड़ेगा कि साइज कितना है डेटा का? इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ एन। नो मैटर व्हाट एन की वैल्यू क्या है, प्रोग्राम लीनियर है। जितना डेटा होगा इतना ही टाइम लेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने कोई पैरेलल एल्गोरिथम नहीं लिखा, लेकिन क्या मैं सम कैलकुलेट करने के एल्गोरिथम को इस तरीके से वर्क करा सकता हूँ कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम कम हो सके? यस, ये चीज़ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कि मैं हर प्रोग्राम पे 1 मिलियन डेटा ट्रांसफर कर दूं एक फाइल में। कितना डेटा? कितना है? 1 मिलियन, और प्रोग्राम एक ही है, सम डॉट एक्सी। सही है। तो मैंने कहा कि डेटा फाइल 1, डेटा फाइल 2, डेटा फाइल 10, जो भी मेरे पास ये 10 मिलियन नंबर की फाइल थी एक, मैंने उसको कितनी फाइल्स में ब्रेक कर लिया? 10 फाइल्स में, इक्वल साइज की। और प्रोग्राम का नाम क्या है? सम डॉट एक्सी। अगर मैं ये काम मैनुअली करना चाहूँ तो मैं मैनुअली कर सकता हूँ कि यूएसबी से मैंने एक फाइल ट्रांसफर एक कंप्यूटर पे कॉपी की, और एक्सी फाइल कॉपी की और एक्सी चला दी। सही है। तो फाइल कॉपी कर रहा हूँ मैं एक कंप्यूटर पे, ये मैंने फाइल कॉपी कर दी और ये प्रोग्राम को चला दिया। प्रोग्राम ने अब कितने टाइम लेना है? 60 मिनट लेना है, और फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट लगा है मुझे डेटा ट्रांसफर कॉपी करने में। जब मैं इस प्रोग्राम को चला के दूसरे कंप्यूटर पे आऊँगा तो क्या होगा? अगर मैं एग्जीक्यूशन पाथ बनाना शुरू करूँ, कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना देता हूँ कि एक कंप्यूटर वन पे मैंने काम स्टार्ट करा दिया, इसका 1 घंटा स्टार्ट हो गया। 1 मिनट के बाद मैंने दूसरे कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफर किया, उसका काम भी स्टार्ट करा दिया। 1 मिनट के बाद मैं तीसरे कंप्यूटर पे गया, उसका भी मैंने काम स्टार्ट करा दिया। तो इस तरीके से करते करते मेरे पास अगर 10 कंप्यूटर हो गए तो ये मेरा टाइम क्या होगा एग्जीक्यूशन का? ये तो ओवरलैप होगा ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम मुझे कॉपी करने में लगा हुआ है, ये वाला जो टाइम है ये मुझे कॉपी करने में लगा। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट मुझे कॉपी करने में और प्रोग्राम को स्टार्ट करने में लग गए। तो होगा क्या? 1 घंटे के बाद ये प्रोग्राम खत्म होगा, उसके 1 मिनट बाद दूसरा खत्म होगा, उसके 1 मिनट बाद तीसरा खत्म होगा, इसके 1 मिनट बाद आखिरी वाला खत्म हो जाएगा, 10वां खत्म हो जाएगा। तो एक प्रोग्राम 60 मिनट ले रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 70 मिनट्स लगेंगे ना अब।
तो यहाँ पे अगर मैं ये काम मैनुअली कर रहा हूँ तो मैनुअली मैंने क्या काम किया, फाइल को, डेटा को स्प्लिट किया। क्या टास्क है, डेटा को स्प्लिट किया, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया और प्रोग्राम एक ही रखा। तो इस आर्किटेक्चर को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम कहते हैं SPMD, सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा। और ये बेसिकली इसी की ही कॉपी है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे यूनिट इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या है, प्रोग्राम है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सीयू मौजूद थे, सॉरी सिंगल सीयू मौजूद था, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट थे, इसलिए एक ही सीयू से सबको सेम सिग्नल जाता था, क्योंकि तमाम प्रोसेसर एक ही कंप्यूटर में थे, एक ही चिप में लगे हुए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अलग अलग कंप्यूटर में प्रोसेसर है, तो डेटा जाएगा, प्रोग्राम जाएगा, तभी एग्जीक्यूशन होगी। तो यूनिट जो है वो बेसिकली क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। तो सिंगल प्रोग्राम, और डेटा क्या है हमारे पास, मल्टीपल है, ये अलग अलग डेटा है। सेम प्रोग्राम होगा लेकिन डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर रन करेगा। तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी तो चेंज नहीं हुई। पहले n की वैल्यू जो थी वो 10 मिलियन थी, सही है, और अब कितनी है, जस्ट 1 मिलियन। एक कंप्यूटर पे तो एक मिलियन नंबर ऐड कर रहे हैं ना आप, सही है। तो हर प्रोग्राम, तमाम कंप्यूटर्स पे जब भी प्रोग्राम चलेगा वो क्या करेगा, अपनी फाइल को ओपन करेगा और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, अपनी फाइल को ओपन करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, अपनी प्रोग्राम को, अपनी डेटा को ओपन करेगा और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ये काम मैनुअली भी हो सकता है, और ये जो काम हमने किया है इस पूरे काम को हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, लैम एमपीआई के थ्रू, सही है। तो इसकी डिफरेंट कमांड्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके साथ साथ कमांड भी लिख दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन तमाम सिस्टम के ऊपर क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करना है तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, लैम बूट, लैम बूट। और आगे जो है मेरे पास एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होगी कॉन्फ़िगरेशन की, इस फाइल को मैं चेंज कर सकता हूँ। और इस फाइल में बेसिकली होता क्या है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, अगर इस फाइल को मैं बनाऊं तो इसमें ये प्लेन टेक्स्ट फाइल होगी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसेस लिखे हुए होंगे उन कंप्यूटर्स के जिस पे मुझे क्लस्टर को ऑन करना है। आईपी एड्रेस भी हो सकते हैं और नेम भी हो सकता है। आईपी एड्रेस होगा तो, और ये ध्यान में रखिएगा, ये तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे को पिंग कर सकते हो, और आईपी एड्रेस के बजाय नेम भी यूज हो सकता है कंप्यूटर का। लेकिन नेम के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास डीएनएस चल रहा हो, और मैं अगर नेम से पिंग करूं तो वो कंप्यूटर एक दूसरे को पिंग कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मैनुअली चेक करने वाली, कि आपका पिंग की कमांड के थ्रू इन कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी को आप चेक कर सकें, जो कि लैम जो है वो इंटरनली खुद से चेक करता है। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एडवांटेज क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लैब में 500 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन मेरा टास्क इतना बड़ा नहीं है, तो मैं मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना सकता हूँ। मैं एक कॉन्फ़िग फाइल बना लूँ, उसमें जो है सिर्फ 50 कंप्यूटर्स हों। तो यस, मैंने अपनी लैब्स में 500 कंप्यूटर्स पे लैम एमपीआई का सेटअप किया हुआ है, लेकिन जिस टास्क को मैं रन करने जा रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लैम बूट को चलाऊंगा विद कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें से 50 कंप्यूटर्स होंगे, सही है। तो लैम बूट जैसे ही मैं करूँगा, ये लैम नेटवर्क पे मौजूद इन तमाम कंप्यूटर्स को चेक करेगा कि क्या इन कंप्यूटर्स पे मेरा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल हुआ हुआ है या नहीं। अगर हुआ हुआ होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो बैकग्राउंड में चल रहा होगा, तो ये पिंग करेगा, हेलो मैसेज भेजेगा, वहां से रिप्लाई आ जाएगा, यस आई एम रेडी। तो ये लैम्प तो बैक एंड पे चल रहा है। लैम्प बूट की कमांड क्या करेगी कि सिर्फ इन कंपोनेंट की एग्जीक्यूशन को चेक करेगी कि ये कनेक्टेड है या नहीं है, और उनको रेडी स्टेट में लेकर आ जाएगी। मीन्स कि अब ये रेडी हो जाए, अब एक जिस कंप्यूटर पे बैठ के आप काम कर रहे हैं वहां से एक टास्क आने वाला है, सही है। तो पहली कमांड तो हो गई लैम्प बूट की। दूसरी जो कमांड होती है उसमें क्या होता है, आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि sum.exe है, मैं क्या कहूँगा, mpi run और sum.exe। exe के बजाय आमतौर पे जो यूनिक्स है वहाँ पे आउट का एक्सटेंशन यूज किया जाता है अगर करना चाहें, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं होती। तो ये मैं कमांड रन करूंगा तो sum.out जो है वो चलना शुरू हो जाएगा।
सवाल ये पैदा होता है कि ये सम डॉट आउट मैं एक कंप्यूटर पे बैठ के चला रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, एक कंप्यूटर पे जो टर्मिनल है उस पे बैठ के मैंने ये लैम्प बूट की कमांड चलाई थी, सब नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपना जो प्रोग्राम बनाया है उसको रन कर, अच्छा ये प्रोग्राम सिर्फ इस तरीके से नहीं बनेगा, इतने मजे से नहीं है हो जाएगा ये, हमें इस प्रोग्राम को MPI के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा, सही है। तो जो मैंने बूट कॉन्फ़िगर किया है और मैंने MPI रन सम डॉट आउट किया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सम डॉट आउट की एग्जी तो मैंने एक कंप्यूटर पे बैठ के कंपाइल की है ना। अच्छा ये कंपाइल कैसे होता है? ऐसे प्रोग्राम जिसमें आपने MPI की लाइब्रेरी यूज की हुई हो, जिस तरह आप मल्टी थ्रेडिंग की है, तो आप GCC के साथ आप किस तरह कमांड करते थे? GCC आपका जो P1 डॉट आउट है, P1 डॉट C है, -O P1 डॉट आउट आपने लिखा है, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मल्टी थ्रेडिंग की भी सपोर्ट हो तो आप क्या करते हैं, इसमें साथ साथ -P थ्रेड लिखते हैं, तब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, सही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जब आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम MPI को यूज करे, तो MPI को यूज करने के लिए क्या जरूरी होता है कि आप अपने प्रोग्राम को MPI से कंपाइल करें। तो ऐसे प्रोग्राम जिसमें MPI की लाइब्रेरी यूज होती है, एक सेकंड होल्ड करें, माइक अनम्यूट कर दूं मैं जरा। यस, तो अब ये प्रोग्राम कैसे कंपाइल होगा? अब GCC यूज नहीं होगा, बल्कि GCC की जगह सिंटैक्स बाकी यही रहेगा, प्रोग्राम का नाम जिसमें MPI यूज किया हुआ है -O और आउट जो भी है, GCC की जगह जो है हम अब क्या यूज करेंगे, MPI। तो कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ MPICC। अगर स्मॉल CC लिखा है इट्स मीन कि मेरा जो प्रोग्राम है वो .C वाला है, और अगर मैं .CPP वाले प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहता हूँ फॉर विद MPI, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, MPI कैपिटल CC, ये ध्यान में रखिएगा। जिस तरह यहाँ पे GCC की जगह पे G++ लिखा जाता है C++ के प्रोग्राम के लिए, तो MPI में फिर ये कैपिटल CC से कंपाइल होंगे ये वाले प्रोग्राम। तो ये मैं अभी कोडिंग कराऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। पहले ये बताएं, अब तक जो चीज बताई है वो समझ में आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही होती है? डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ही तो असल फाइल भी तो सिंगल ही होगी। जो मैं बताऊंगा अभी। हाँ वो फाइल पहले सिंगल होगी। ओके सर। ये काम जो हमने मैनुअली किया है ना सारा, सही है, ये सारा काम हमें इस लाइब्रेरी के थ्रू करना है, ये सारी प्लानिंग। हम फाइल स्प्लिट नहीं करेंगे इस तरीके से मैनुअली, फाइल एक ही रहेगी। यस, कोई और क्वेश्चन? मैं इसका स्नैप ले लेता हूँ। सही है, स्नैप हो गया इसका, और क्लियर होल्ड ड्राइंग। मैं अपना ही डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि MPI में बेसिकली जब हम MPI में कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो नेटवर्क है उसमें मेरे पास 5 कंप्यूटर्स हैं जिस पे MPI का सेटअप हुआ है, और मैंने लैम्प बूट जो है ना 5 के साथ कराया है। अब मैं अगर अपने प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ, तो प्रोग्राम बेसिकली रन कैसे होगा, जो मैंने आपको कमांड बताई है,
MPI run sum डॉट आउट। इसके अलावा दो एक्स्ट्रा पैरामीटर होते हैं। नंबर वन हाइफन NP, सही है। हाइफन NP का मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम के कितने इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, सही है। तो उसके फिर मुझे यहाँ पे काउंट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10। तो इस कमांड का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं इस जो पहला कंप्यूटर है इस पे बैठ के मैंने ये कमांड चलाई है, इसके टर्मिनल पे ये कमांड चलाई है, इसका टर्मिनल नजर आ रहा था, और ये जो कमांड है ये बेसिकली समझ लो टर्मिनल पे मैंने लिखी है और मैंने इसको टाइप कर दिया है। अब ये कमांड चलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोग्राम के 10 इंस्टेंस इस कंप्यूटर से कैसे जनरेट होंगे और इनको क्या आईडी मिलेगी। आपने ये देख लिया है कि अगर मैं कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ, डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे TCP/IP या UDP का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, कनेक्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर मैं डेटा सेंड और रिसीव करता हूँ। यानी कि बहुत हेक्टिक वर्क है। सिर्फ दो प्रोसेसेस को आपने कनेक्ट किया है एक असाइनमेंट में, और वो दोनों के दोनों प्रोसेस सेम कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट में भी हो सकते हैं, सही है। तो अब अगर मैं कहता हूँ कि 10 डिफरेंट एक ही एप्लीकेशन उसके 10 इंस्टेंस हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वर्क करेंगी, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो अगर मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू करूंगा तो वाकई बहुत प्रॉब्लम होगी। आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि मैं 10 प्रोग्राम्स को ये मैं मेक श्योर करूं कि वो कितने कंप्यूटर्स पे चल रहे हैं और उन कंप्यूटर्स का IP क्या है, और अगर एक ही कंप्यूटर पे दो इंस्टेंस चल रहे हैं तो वो किस पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को मेक श्योर करना जो है वो फिर हम उसी में पड़े रहेंगे, और फिर हमारा टास्क जो है वो जो एक्चुअल पैरेलल कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है उस पर हमारा फोकस नहीं रहेगा। तो MPI जो हमें सपोर्ट करती है वो कहती है कि इन प्रोग्राम्स को TCP या UDP की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होने की कि वो TCP पे कर रहा है या UDP पे कर रहा है, सही है। किस IP पे है, दिस इज नॉट योर हेडेक। किस पोर्ट के ऊपर काम कर रहा है TCP और UDP की, दिस इज नॉट योर हेडेक। वो कनेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, दिस इज नॉट योर हेडेक। बल्कि इन तमाम चीजों से जान छुड़ाने के लिए वो आपको क्या कह देता है, MPI क्या कहता है कि इन प्रोसेसेस को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास है रैंक, सही है। तो प्रोसेस रैंक्स होते हैं जो कि 0 से लेके N-1 तक होते हैं। N-1 का क्या मतलब है, ये जो मैंने यहाँ पे N डिफाइन किया है प्रोग्राम चलाते वक्त। तो अगर मैंने 10 दिया है तो ये इसका क्या मतलब होगा कि जो मेरे प्रोसेसेस क्रिएट होंगे इनको जो नंबर मिलेगा वो 0 से लेके 9 तक होंगे। और वो बेसिकली मिलता किस तरह है कि जो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने लैब बूट किया है विद 5 कंप्यूटर्स, मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन की टेक्स्ट फाइल थी उसमें 1 2 3 4 5 IP एड्रेसेस थी, सही है। तो उन कंप्यूटर्स के ऊपर राउंड रॉबिन फैशन में ये प्रोसेसेस क्रिएट करेगा। इस प्रोग्राम का पहला इंस्टेंस यहाँ पे बनेगा फॉर एग्जांपल, दूसरा यहाँ पे बनेगा। अच्छा, जो पहला बनेगा उसको रैंक क्या मिलेगा, 0। दूसरे वाले को रैंक क्या मिलेगा, 1 2 3 4, सही है, 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो मैंने सर्कल के अंदर नंबर लिखा है ये बेसिकली इन प्रोग्राम्स के रैंक हैं, और ये प्रोग्राम का इंस्टेंस है बेसिकली। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये मेरा कंप्यूटर नंबर 1 है, PC नंबर 1, और ये है PC नंबर 5, सही है। तो ये PC नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये PC नंबर 4 हो गया, ये PC नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस PC नंबर 1 पे मेरे सम डॉट आउट के 2 इंस्टेंस चल रहे हैं, सही है। ये भी सम डॉट आउट का इंस्टेंस है, ये भी सम डॉट आउट का इंस्टेंस है। और ये ध्यान में रखना, ये जो कंप्यूटर है ये SISD या
SMP कंप्यूटर है, मींस मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग का सिस्टम है। तो मेरे सेम एक्जी के मल्टीपल प्रोसेस चल सकते हैं। और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो भी प्रोग्राम चलता है उसको क्या असाइन करता है, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी होती है जो कि यूनिक होती है विद इन कंप्यूटर। सही है। तो अगर मैं सम डॉट आउट के 10 इंस्टेंस चला रहा हूं, तो क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि 10 के 10 प्रोग्राम्स को डिफरेंट प्रोसेस आईडीज मिलेंगी? एक कंप्यूटर पर रहते हुए तो यूनिक मिलेगी, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो दूसरे कंप्यूटर पर चल रहा है उसको सेम प्रोसेस आईडी ना मिले? इसकी गारंटी तो नहीं दी जा सकती ना। सही है। तो प्रोसेस आईडी जो होती है वो सिंगल कंप्यूटर में रहते हुए, चाहे वो मल्टीटास्किंग सिस्टम हो, चाहे वो मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम हो, चाहे वो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम हो, सिंगल कंप्यूटर पर रहते हुए ये यूनिक होती है। लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर्स में इसकी गारंटी नहीं है। तो इस चीज़ को यूनिक बनाने के लिए जो लैम आपका सेटअप होता है वो क्या करता है, इन तमाम प्रोग्राम्स को रैंक्स असाइन करता है जो कि इनकी अपनी यूनिक आईडीज होती हैं। और जो लैम इस कंप्यूटर पे चल रहा होगा, यहाँ पे लैम चल रहा है ना बेसिकली, तो इस लैम ने बेसिकली प्रोग्राम्स को इनिशिएट कराया है वाया ओएस। तो लैम को पता है जिसको 0 दिया गया उसकी एक्चुअल प्रोसेस आईडी क्या है, जिसको 5 दिया गया उसकी एक्चुअल प्रोसेस आईडी क्या है। और इस लाइब्रेरी के पीछे जो सॉकेट प्रोग्रामिंग हुई हुई है, ध्यान में रखना कि जो MPI है वो बैक एंड के ऊपर सॉकेट प्रोग्रामिंग को यूज करती है। सॉकेट प्रोग्रामिंग के बगैर नेटवर्क में मौजूद प्रोसेसेस को कम्युनिकेट कराना पॉसिबल नहीं है। तो MPI बैक एंड के ऊपर ये सारे काम कर रही होती है, लेकिन आपसे वो हाइड करके रखती है, आपको नहीं पता होता कि पीछे क्या चल रहा है। तो अब आसानी क्या हो गई कि आपको ये पता चल गया कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसके 10 इंस्टेंस चल रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पता होता है कि ये तो MPI ने रन किया ना, आपके प्रोग्राम में रहते हुए कैसे पता चलेगा? तो इसका एक फंक्शन होता है जो कि हमें वैल्यू रिटर्न करा देता है n की। तो ये तमाम प्रोग्राम n की वैल्यू काउंट, चाहे तो ग्रुप साइज का फंक्शन कॉल, जो फंक्शन है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। सही है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, जो कि ग्रुप साइज रिटर्न करता है। दूसरा फंक्शन होता है जो आपका स्पेसिफिक रैंक रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो फंक्शन ये वाला प्रोग्राम कॉल कर ले, तो उसको जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगी, 6। तो अगर 0 उस फंक्शन को कॉल करेगा तो उसको वैल्यू मिलेगी 0, 5 कॉल करेगा तो उसको मिलेगी 5, 8 कॉल करेगा तो उसको क्या वैल्यू मिलेगी, 8। लेकिन अगर ये ग्रुप साइज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो इन तमाम के तमाम प्रोग्राम्स को सेम वैल्यू ही रिटर्न होगी। तो हर एक को 10 10 10 10 रिटर्न हो जाएगी। तो एक फंक्शन तो ये हो गया जिसके थ्रू ये पता चलेगा कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितने इंस्टेंस अवेलेबल हैं। सही है। दूसरा, जो भी करंट इंस्टेंस चल रहा है उसकी यूनिक आईडी क्या है। सही है। तो एक आर्किटेक्चर होता है उसको हम कहते हैं मास्टर स्लेव। सही है। और स्लेव के बजाय आप वर्कर की टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें आमतौर पे होता क्या है, अच्छा ये अगर मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और ये मैं ये नहीं दे रहा, तो कम से कम कितने इंस्टेंस चलेंगे, एक तो इंस्टेंस चलेगा ना। तो अगर n की वैल्यू 1 हो तो ऑटोमेटिकली उसको रैंक क्या मिलेगा, 0। तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में या वर्कर आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है, सुपरवाइजर वर्कर आर्किटेक्चर कराता है। उसमें हम करते क्या है कि ऐसा प्रोग्राम जिसका रैंक 0 हो वो सुपरवाइजर बन जाता है, और जिनके रैंक 0 ना हो वो क्या बन जाते हैं, वर्कर। सही है। तो देखो, सुपरवाइजर को अगर पता करना है कि कितने वर्कर्स हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा ग्रुप साइज का। क्या सिंटैक्स है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो इंस्टेंस चला है टास्क का, इसमें 10 इंस्टेंस अवेलेबल है। और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, रैंक का है, जिसमें आपको अपना रैंक पता चलता है। सही है। तो हर एक को अपना अपना रैंक पता चल जाएगा। तो इस रैंक के ऊपर आप इफ देन एल्स लगा सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि इफ आपका रैंक जो है आर अगर 0 है तो आप क्या बन जाए, सुपरवाइजर। एल्स आप क्या बन जाए, वर्कर। सही है। तो सुपरवाइजर के वर्क फंक्शन में भी कोडिंग होगी, वर्कर के फंक्शन में भी कोडिंग होगी। तो सुपरवाइजर का वर्क अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या है कि अगर मेरे पास
टेक्स्ट फाइल है, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर जिस पे चल रहा है उसकी हार्ड डिस्क में टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल में कितने डेटा है, 10 मिलियन नंबर है। तो सुपरवाइजर का काम क्या है कि वो इस डेटा फाइल को ओपन करेगा। ये ध्यान में रखना कि जब ये MPI रन होती है तो लैम MPI सिर्फ इस exe फाइल के इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, डेटा के क्रिएट नहीं कर रहा। डेटा जो है अगर मैंने इस कंप्यूटर पर बैठ के चलाया है तो डेटा की फाइल इस कंप्यूटर पर भी मौजूद है, खाली इसकी कॉपी नहीं बनी है। और अगर आप ये सोचें कि भाई मैं मेमोरी में लोड कर लेता हूँ, तो क्या ये फाइल आप हार्ड डिस्क में इस तरह लोड करा सकते हैं? ये फाइल अगर आप लोड करेंगे तो 0 और 5 को तो मिल सकती है, लेकिन क्या 1 को मिलेगी, 6 को मिलेगी, 8 को मिलेगी, 4 को मिलेगी, 7 को मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि इनके हार्ड ड्राइव में तो वो फाइल है ही नहीं। तो सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि वो फाइल को ओपन करे, इसको रीड करे, और जो भी लेंथ अवेलेबल है उसको n से डिवाइड करके इक्वल लोड निकाल ले। और जो भी लोड निकलता जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये पहला चंक है, तो इस सुपरवाइजर का काम क्या है कि इस पहले चंक को पहले वाले को दे दे, जो दूसरा चंक है वो दूसरे को दे दे, सही है, जो आखिरी चंक है वो आखिरी वाले को दे दे। ये बेसिकली क्या हो रही है, टास्क की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और इस 10 में ये क्योंकि खुद भी शामिल है तो ये अपना पोर्शन अपने पास रखेगा। तो नंबर 1 क्या हो गया, जो लॉजिक है सुपरवाइजर वर्कर या मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर की, उसमें क्या होगा कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगी फ्रॉम जो भी आपका टास्क 0 है, सही है। आप क्या कह रहे हैं इसको, सुपरवाइजर या मास्टर डेटा क्या करेगा, ये सेंड करेगा टुवर्ड्स वर्कर और स्लेव्स, सही है। तो यहाँ पे सेंड का फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे रिसीव का फंक्शन यूज होगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये TCP IP या पोर्ट तो है नहीं, तो ये बेसिकली सेंड करते वक्त बताएगा कि किस रैंक को भेजना है। तो ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन है ये 0 से लेके 9 तक के नंबर ही हैं, ये ध्यान में रहे। यहाँ पे अब आपको IP एड्रेस या पोर्ट और प्रोटोकॉल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टास्क नंबर 1 हो गया वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का। नंबर 2 स्टेप क्या होगा कि हर एक के पास अपना अपना डेटा आ जाएगा, तो सबके सब क्या करने लगेंगे, उसके ऊपर रिसीव डेटा के ऊपर सम कैलकुलेट करने लग जाएंगे, जो भी प्रोग्राम है एक्चुअल सम कैलकुलेशन करने वाला। तो ये डेटा लोड हुआ है पहले टास्क में, दूसरे टास्क में क्या हुआ है, सबने अपना अपना वर्क परफॉर्म किया है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ स्टेप नंबर 2 के लिए, सही है। तो जब डेटा, अब ये जो टास्क 0 है ये अपना सम खुद कैलकुलेट करेगा, 1 के पास जो डेटा आ गया ये अपना सम कैलकुलेट करेगा, 2 के पास डेटा आ गया ये अपना सम कैलकुलेट करेगा, 9 के पास डेटा आ गया ये अपना सम कैलकुलेट करेगा। अच्छा, ये तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स पे चल रहे हैं, इन सब की स्पीड वेरी कर सकती है, इनकी शेड्यूलिंग वेरी कर सकती है, क्योंकि ओएस को तो नहीं पता ना कि ये लैम का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की शेड्यूलिंग के ऊपर बेस करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट सीक्वेंस में कंप्लीट हो सकते हैं। इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि पहले कौन सा कंप्लीट होगा बाद में कौन सा कंप्लीट होगा, सही है। जब स्टेप नंबर 3 होगा, तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, जो यहाँ पे सम का रिजल्ट आ चुका है, ये तमाम के तमाम वर्कर्स या जो स्लेव थे ये डेटा वापस सेंड करेंगे। किसको सेंड करेंगे, जो कि आपका सुपरवाइजर है या मास्टर है। तो अब सेंड का फंक्शन यहाँ पे होगा और रिसीव का फंक्शन यहाँ पर होगा। तो ये जो पहले सेंड और रिसीव हो रहा था, ये कितने नंबर भेज रहे थे, 1 मिलियन नंबर, सही है। और ये वाला काम किस में हो रहा था, लूप में। ये काम लूप में होगा ना। आप सिंपल जो सुपरवाइजर होगा जिसका टास्क रैंक नंबर 0 है, ये एक लूप लिखेगा, लूप में फाइल को रीड करता जाएगा और डेटा सेंड करता जाएगा, सही है। फिर तमाम प्रोग्राम अपने अपने कोडिंग को रन करेंगे और जब वर्क कर चुके होंगे तो ये सिंगल मैसेज होगा जो कि हर वर्कर थ्रेड अपने सुपरवाइजर को रिटर्न करेगा। तो ये एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ टास्क हैं इतने ही सेंड और इतने ही रिसीव है।
और ये काम ज़्यादा से ज़्यादा लूप में नहीं होगा क्योंकि हर वर्कर के पास एक रिजल्ट आया है, सही है, तो उसने अपना आर जो भी कैलकुलेट हुआ था वो वापस भेजा है, सही है। अच्छा, जब ये वाला काम खत्म होगा तो होगा क्या, जो सुपरवाइजर होगा उसके पास कितने नंबर ऐड आ जाएंगे, 10 नंबर आ जाएंगे, सही है। एक अपना नंबर है इसके पास और बाकी 10 नंबर है। तो जो लास्ट फाइनल स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि जो मेन सुपरवाइजर है आपका, स्टेप नंबर 4 येलो कलर में लिख रहा हूँ, कि ये आने वाले जो आर हैं इन सबको कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, फाइनल सम। कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर हैं, याद रखिएगा, 1 2 से लेकर, एक इसका अपना नंबर है, बाकी 9 के भेजे हुए हैं। तो जो भी फाइनल रिजल्ट होगा ये कैलकुलेट करेगा और डिस्प्ले करा देगा। तो ये स्टेप नंबर 4 है जो कि सुपरवाइजर ने ही परफॉर्म करना है। तो अच्छा, जो प्रोग्राम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सम कैलकुलेशन की लॉजिक है वो जो पहले थी अभी भी वही रही है। ये जो सम कैलकुलेट करना है इस प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं आया है, सही है। लेकिन इससे फर्क क्या है कि पहले सिंगल एक्जी फाइल थी, वो मैनुअली मैंने ट्रांसफर की थी, हर एक्जी अपने अपने पाथ पे पड़ी हुई फाइल को ओपन करती थी, सम कैलकुलेट करती थी, और फिर मुझे 10 नंबर तमाम कंप्यूटर्स पे जाके उठा के सम फाइनल खुद करना पड़ता था। लेकिन एमपीआई का फायदा क्या होगा कि ये 4 फंक्शंस यूज करते हुए कि मैंने ग्रुप साइज निकाला, उससे ही मुझे पता चला कि मेरे पास कितने वर्कर्स अवेलेबल हैं, अपना रैंक निकाला जिससे मुझे ये पता चला कि मैं सुपरवाइजर हूँ या वर्कर हूँ, और 2 फंक्शन फॉर डेटा ट्रांसमिशन, सेंड एंड रिसीव। बाकी कोई भी किसी भी टाइप की कंप्यूटिंग परफॉर्म करनी हो तो जो भी आपका एल्गोरिथम होगा वो कोडिंग वही होगी, और डेटा जब ट्रांसफर हो जाएगा तो वो बेसिकली मेमोरी बफर के थ्रू होगा ना, तो आपके पास एरे में, मैट्रिसेस में, स्केलर वेरिएबल्स में डेटा रिसीव होगा, तब आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। यस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आसान है। मैं आप लोगों को फंक्शंस दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आप लोग के पास अवेलेबल है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये फ्लिंस टैक्सोनॉमी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले, डिफरेंट टाइप्स की, और ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और किस एनवायरनमेंट में कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमारा फोकस था वो क्या था, एमपीआई को स्टार्ट कराना था, हमने एमपीआई स्टार्ट किया है। इस वर्ड डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमने डिस्कस की हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एमपीआई के फंक्शंस, सही है। तो ये 6 बेसिक फंक्शंस हैं, एमपीआई इनिट एंड एमपीआई फाइनलाइज। आप ये समझ लें कि ये क्लस्टर कंप्यूटिंग के कर्ली ब्रैकेट्स हैं। जब आप ये इनिट कॉल करेंगे तो आप एमपीआई के दूसरे फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, जब आप टास्क परफॉर्म करा देंगे तो एमपीआई फाइनलाइज कॉल करेंगे। अच्छा, इस इन फंक्शंस को कॉल क्यों किया जाता है, ताकि जो लैम है वो आपकी एप्लीकेशन के लिए रिसोर्सेज एलोकेट कर सके, मींस कि अब जो है आप डेटा ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, कुछ फंक्शंस होते हैं जो इस इनिट और फाइनलाइज के बाहर भी कॉल किए जा सकते हैं, वो आमतौर पे स्टेटस से रिलेटेड होते हैं कि क्लस्टर में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, लाइव है भी या नहीं है, लैम बूट चला भी है या नहीं है। अच्छा, ये बाकी जो तो मैंने फंक्शंस बताए आपको कि ग्रुप साइज कैसे पता चलेगा कि कितने प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, तो ये एमपीआई कॉम साइज का फंक्शन आप कॉल करेंगे। आपका अपना रैंक क्या है उसके लिए आप एमपीआई कॉम रैंक कॉल करेंगे। डेटा सेंड करना है तो एमपीआई सेंड, डेटा रिसीव करना है तो एमपीआई रिसीव, सही है। तो ये 6 बेसिक फंक्शन है, इनको हम देखते हैं। एक दो सैम्पल प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली वो कैसे वर्क कर रहे हैं। ये पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड, जिस तरीके से होता है हर जगह पे, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड है। इसमें से पहले 2 फंक्शन यूज़ किए गए, एमपीआई इनिट एंड एमपीआई फाइनलाइज, सही है। और इस कमांड को रन किया गया है इस तरीके से, एमपीआई हाइफन np4। अच्छा, आगे एन, एन का मतलब है नोड, कितने कौन से कंप्यूटर पे चलाना है, तो एन जीरो का मतलब ये है कि नोड जीरो है। जिस तरह अभी मैंने आपको वाइट बोर्ड पे मैंने बताया था ना कि ये कंप्यूटर्स हैं, तो
ये जो पहला कंप्यूटर है लिस्ट में, दिस विल बी कॉल्ड नोड 0, दिस विल बी कॉल्ड नोड 1, दिस विल बी कॉल्ड नोड 4, हेलो 5 के केस में। हेलो हेलो। एक तो ये बीच में जो माइक अनम्यूट हो जाता है, इससे अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बिजी है। ओके, तो आप ये भी बता सकते हैं कि बेसिक, ये जो मैंने आपको पहला पैरामीटर बताया था ना कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने चलाने हैं, आप चाहें तो इनमें से सिर्फ 2 कंप्यूटर्स पे प्रोसेसेस चला दें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैरामीटर के अलावा n करके नंबर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नोड नंबर 0 से लेकर 4 तक चलाना है, तो ये तो वैसे ही 5 कंप्यूटर है। आप कहते हैं कि नोड 0 और से लेके 2 तक चलाना है, तो नोट 0 1 2 पे चलेगा। सही है, तो ये मैं आपको सेंटेक्स बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कि ये बेसिकली कैसे हम बताते हैं। लेकिन वापस आ जाते हैं, तो अब इसमें क्या बताया गया है कि MPI रन जो हेलो वर्ल्ड है, इसको एक ही कंप्यूटर पे चलाना है, और एक ही कंप्यूटर पे इसके कितने इंस्टेंस चलाने हैं, 4 इंस्टेंस चलाने हैं। तो बेसिकली होगा क्या, वापस अच्छा देखें, ये क्या कर रहा है, MPI इनिट कॉल कर रहा है, और ये MPI फाइनलाइज कॉल कर रहा है, और सिर्फ कर क्या रहा है, प्रिंट एफ। सही है, और प्रिंट एफ क्या करता है, आपको कंसोल के ऊपर प्रिंटिंग करता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस डायग्राम को भी, और इसको क्लियर कर देता हूँ, और मैं नया इंस्टेंस बनाता हूँ, नई डायग्राम बनाता हूँ। ये कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, ये चौथा कंप्यूटर है। सही है, मैंने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को -np4 के साथ रन किया है खाली। सही है, और मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है 4 कंप्यूटर, तो एक इंस्टेंस यहाँ पे चलेगा, दूसरा इंस्टेंस यहाँ पे चलेगा, तीसरा इंस्टेंस यहाँ पे चलेगा, चौथा इंस्टेंस यहाँ पे चलेगा। ये काम मैंने कहाँ पे रन किया है, इस कंप्यूटर के कंसोल पे रन किया है बैठ के। सही है, और प्रोग्राम मेरा क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कॉल कर रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब मैं इस कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, तो आपके ख्याल में क्या इस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, इस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, इस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और इस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। मैंने ये पहली लाइन यहाँ पे लिख के इस प्रोग्राम को चला दिया है, ये पहली लाइन यहाँ पे मैंने लिखी और चला दिया। अब मुझे बताएं कि ये हेलो वर्ल्ड कहाँ प्रिंट होगा, आप में से कोई मुझे जवाब दे। यस, एनीवन? MPI इनिट है, प्रिंट एफ है, MPI फाइनलाइज है, और मैंने प्रोग्राम को -np4 के साथ रन कर दिया है। मेरे क्लस्टर पे 4 कंप्यूटर कॉन्फ़िगर थे, मैंने लैम्प बूट किया, वो चारों कंप्यूटर पे चल गया, और जब मैंने -np4 किया तो हर कंप्यूटर पे एक एक इंस्टेंस बन गया। अगर मैं -np4 नहीं भी करता तब भी तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर एक एक इंस्टेंस चलता मेरा। यस, एनीवन? सीआर्स? सबसे पहले तो सुपरवाइजर पे हुआ। सबसे पहले सुपरवाइजर के स्क्रीन पे अपीयर होगा, फिर एक एक मैसेज हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ये रेड कलर से प्रिंट होना है, अब फिर कहाँ प्रिंट होगा, राउंड रॉबिन फैशन में ही होगा कि सबके बाद 1 में होगा, फिर 2 में होगा, फिर 3 फिर में एक, होगा। फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। एक मिनट जरा चैट विंडो हटा दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम MPI कॉन्फ़िगर करते हैं तो जितना भी IO होता है, इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं, वो सब के सब रीडायरेक्ट हो जाते हैं। सही है, तो प्रिंट एफ ये वाला प्रिंट का फंक्शन कॉल कर रहा है, लेकिन इसकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होगा, बल्कि वो उसी स्क्रीन पे प्रिंट होगा जहां से कंसोल चल रहा है। सही है,
ये प्रोग्राम 2 printf कॉल करेगा, लेकिन इसकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होगा, ये इसी की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। ये जब 4 चलेगा तो इसकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसी की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। तो MPI में होता क्या है कि जितना भी IO होता है वो सब रीडायरेक्ट हो जाता है। सही है। अगर आप लोगों ने SSH RSH की कमांड चलाई हो, कितने लोग हैं जिन्होंने रिमोट शेल चलाया हो या सिक्योर शेल चलाया हो या रिमोट डेस्कटॉप यूज किया है आप लोगों ने कभी? यस सर। उसमें क्या होता है, माउस आपका होता है लेकिन स्क्रीन किसी और की होती है, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। आप किसी एप्लीकेशन के Yes, ऊपर अगर sir. डबल क्लिक करें तो क्या वो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे चलती है? नो सर। नहीं ना, वो तो रिमोट कंप्यूटर पे चल रही होती है। सही है। तो जी। सिर्फ आपका कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जो है वो रीडायरेक्ट होता है, उसके अगेंस्ट जितने भी एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो उसी कंप्यूटर पर होते हैं। तो प्रिंट एफ कॉल यहीं पर होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सही है। जितनी भी कंप्यूटिंग करूंगा सब कुछ यहाँ पे हो रही होगी, लेकिन जब भी मैं स्कैन एफ करूंगा या प्रिंट एफ करूंगा तो वो सारा का सारा उस कंप्यूटर पे परफॉर्म होगा जहां से मैंने टास्क को रन किया है, जिस टर्मिनल से। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर जो हमने इससे पहले वाला टास्क था जिसमें नंबर्स का सम कैलकुलेट करना था सर, उसमें तो बहुत सारे नंबर्स थे तो वो अलग अलग उसके इंस्टेंस बन गए थे सर। इसमें तो मतलब ये इतना छोटा सा टास्क है प्रिंट एफ, तो ये फिर हर कंप्यूटर पे क्यों हो रहा है? उसमें तो मतलब वो बड़ा था तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो इसमें क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? हमने डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी किया है, हमने तो उस प्रोग्राम को चलाया है। किस तरह चलाया है कि मेरा कमांड प्रोग्राम था MPI run hello.out -np4 के साथ मैंने चला दिया। सही है। अच्छा, वहां पे कंप्यूटर क्योंकि एक था इसलिए मैंने नोड 0 भी लिख दिया है। तो नोड 0 का क्या मतलब है कि चारों के चार, अब ये नोड 0 लिखता हूं तो इसका मतलब है ये दूसरा सिनेरियो का क्या मतलब है कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम के 4 इंस्टेंस बनाने हैं। तो 0 1 2 और 3 चारों के चारों एक ही कंप्यूटर पे चलेंगे। सही है। तब भी यही होगा, जो आउटपुट इस तरीके से पहले सिनेरियो में आया है अभी भी आउटपुट इसी तरीके से आएगा। लेकिन किस ऑर्डर में आएगा इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। मतलब हेलो वर्ल्ड तो है, हेलो वर्ल्ड किसने प्रिंट कराया है इसका हमें नहीं पता। तो इसका एक छोटा सा एक और एडवांस प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का। इसमें कितने फंक्शन यूज हुए में? MPI init एंड फाइनलाइज, ये पहले दो वाले। सही है। MPI init यूज हुआ, MPI फाइनलाइज हुआ। जो नीचे वाला एडवांस प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, उसमें ये दोनों फंक्शंस भी यूज हो गए। तो वो कैसे यूज हो रहे हैं वो देख लेते हैं। अब ये एडवांस हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, इसमें इनिट यूज हो रहा है और फाइनलाइज यूज हो रहा है। सही है। और अगर आप चाहें तो जो प्रोग्राम इनिशिएट हो रहा है उसको कमांड लाइन आर्गुमेंट भी पास ऑन किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट होती है, समझ में रखिएगा। इसमें 2 एक्स्ट्रा फंक्शन यूज हो रहे हैं। एक का नाम क्या है? MPI com rank, और वो क्या कर रहा है? अच्छा, MPI com वर्ल्ड क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बताऊंगा। तो जो डिफॉल्ट में जब हम -np रन करते हैं ना, तो जो पहला सुपर सेट बनता है टास्क का, उस सुपर सेट को हम कहते हैं MPI com वर्ल्ड। हम उसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, उसमें मल्टीटास्किंग और जो है क्या कहना चाहिए, मल्टीकास्टिंग भी कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कलेक्टिव कम्युनिकेशन की, वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डिफॉल्ट में फर्स्ट टाइम पूरा ग्रुप बनता है उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? MPI com वर्ल्ड। तो जो डिफॉल्ट ग्रुप है उसमें रहते हुए आपका रैंक क्या है, तो इस प्रोग्राम का जो पहले इंस्टेंस चल रहा होगा उसको अपना रैंक पता चल जाएगा, दूसरे को अपना रैंक पता चल जाएगा। इस तरह जितने इंस्टेंस चल रहे होंगे हर एक को अपना अपना रैंक पता चलेगा। लेकिन जब ग्रुप बना था तो उसका साइज क्या था? तो साइज हर एक को जाहिर सी बात है सेम रिटर्न होगा। सही है। तो अगर मैं वापस अपने सिनेरियो पर आऊं जो भी मैंने बनाया था, तो बेसिकली जो साइज है, साइज क्या रिटर्न होगा सबको? 4। तो हर एक ने अपना अपना रैंक फाइंड किया है, तो इसको रैंक में क्या मिला? 0। साइज में क्या मिला? 4। इस प्रोग्राम को क्या मिला? रैंक में 1 और साइज में क्या मिला? 4। इस प्रोग्राम को क्या मिला? रैंक में 2
और साइज में 4। इस प्रोग्राम को क्या मिला, रैंक में, सॉरी 1 2 के बाद 3 आएगा, रैंक इसको मिलेगा 3, रैंक 3 मिलेगा और साइज में इसको क्या मिलेगा 4। सही है, क्योंकि इस वक्त जो ग्रुप बना है उसमें 4 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एक ही इंस्टेंस के, एक ही प्रोग्राम के 4 इंस्टेंस हमने रन कराए हैं, चाहे वो एक कंप्यूटर वाला सिनेरियो हो चाहे वो मल्टीपल कंप्यूटर वाला सिनेरियो हो, लेकिन हर एक का रैंक जो है वो अलग अलग है। तो जब रैंक प्रिंट होंगे तो रैंक प्रिंटिंग में आप देख लें कि प्रोग्राम क्या कर रहा है, इसने पहले रैंक निकाला, अपना रैंक आ गया, फिर ग्रुप का साइज निकाला तो इसको साइज रिटर्न हो गया, देन इसने क्या कहा, हेलो वर्ल्ड आई एम, अपना रैंक बता रहा है, ऑफ साइज बता रहा है, तो ये बेसिकली क्या होगा 0 ऑफ 4, 1 ऑफ 4, 2 ऑफ 4 एंड 3 ऑफ 4। तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट आना है, लेकिन इस प्रोग्राम की सीक्वेंस क्या होगी इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अब ये 4 प्रोग्राम चल रहे हैं, 4 प्रिंटफ कॉल हो रहे हैं, लेकिन वो प्रिंटफ रीडायरेक्ट होके एक ही कंप्यूटर पे प्रिंट होंगे जहां से आपने प्रोग्राम की कमांड को चलाया MPI रन को, और जब वो प्रिंट होगा तो फर्स्ट टाइम देखें, मैंने तो प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, 1 ऑफ 4, 3 ऑफ 4, 0 ऑफ 4, 2 ऑफ 4, इसकी सीक्वेंस की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चला दूं ना MPI रन की कमांड को, तो हो सकता है ये सीक्वेंस चेंज हो जाए। यस, समझ में आ रहा है ये? यस सर। आसान सी चीजें, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब सिर्फ 2 फंक्शंस रह गए, और वो फंक्शंस क्या हैं ये बाकी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अच्छा, ये पहला वाला पार्ट है जो हमने डायग्राम में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? जहाँ पे आपने प्रोग्राम को रन किया है, फर्स्ट इंस्टेंस को मास्टर स्लेव या सुपरवाइजर वर्कर आर्किटेक्चर इसको कहते हैं हम। सबसे पहला काम किया आपने क्लस्टर इनिशियलाइज किया, और काम करने के बाद क्लस्टर को बंद किया, लेकिन काम इनिशियलाइज करने के बाद आपने अपना रैंक फाइंड आउट किया, MPI कॉम रैंक। आपको अपना रैंक पता चल गया माई रैंक में। अगर आपका अपना रैंक 0 है तो आप बन गए मास्टर, अदरवाइज आप क्या बन गए, स्लेव, जिसे हमने सुपरवाइजर वर्कर या मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर अभी पिछली डायग्राम में डिस्कस किया था। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कोड है वो क्या कह रहा है कि 0 को हमने बनाया है सुपरवाइजर या मास्टर, और जो 0 के अलावा है उन सबको हमने क्या बना दिया है, वर्कर या स्लेव। और ये जो 2 फंक्शंस हैं मास्टर और स्लेव, इनका बेसिकली काम क्या है, मास्टर का काम क्या है, वर्कर्स का पता करना कि कितने वर्कर्स हैं, तो इसने साइज फाइंड आउट किया, और क्योंकि 0 खुद जो है वो सुपरवाइजर है, इसलिए इसने रैंक नंबर 1 से रिमेनिंग जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको उनका काम सेंड कर दिया। तो इस लूप जो लूप है इसमें बेसिकली कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा होगा, सेंड। सही है, और जब ये डेटा सेंड कर देगा तो फिर ये क्या करेगा, सुपरवाइजर अपने हिस्से का काम करेगा, और जब काम कर चुका होगा तो जितने भी वर्कर्स हैं उनसे रिजल्ट वापस गैदर करेगा। और जो स्लेव है उनका काम क्या है कि जिस वक्त मास्टर डेटा सेंड कर रहा था तो स्लेव बेसिकली क्या कर रहा था, डेटा को रिसीव कर रहा था। फिर मास्टर्स ने और स्लेव ने अपने अपने हिस्से का काम किया, फिर जितने भी स्लेव्स थे उन्होंने अपना रिजल्ट वापस भेजा। तो हर स्लेव एक रिजल्ट भेजेगा, तो n नंबर ऑफ स्लेव्स या वर्कर्स हैं, तो मास्टर को लूप में डेटा रिजल्ट्स को रिसीव करना पड़ेगा। ये जो हमने डायग्राम बनाई थी हायरार्किकल फॉर्म में, ये उसकी कोडिंग है। अब डेटा सेंड रिसीव करने की API देख लें कितनी आसान है। इनिट फाइनलाइज तो आप डिस्कस मतलब देख चुके हैं, सेंड और रिसीव समझ लें कि इसमें ना तो IP की जरूरत है, ना पोर्ट की जरूरत है, ना प्रोटोकॉल बताने की जरूरत है। सेंडर को अपनी ID से भी कोई कंसर्न नहीं है कि उसकी ID क्या है, उसे सिर्फ ये बताना है कि डेटा किसको सेंड करना है। तो एक इंटीजर नंबर डेस्टिनेशन की फॉर्म में ये बताएगा। सही है, तो जो हमने डायग्राम बनाई थी उसमें 0 जो है वो 1 से लेके 9 तक को भेज रहा था ना, तो जो लूप का काउंटर है ना, वो काउंटर हम यहाँ पे डाल देंगे डेस्टिनेशन की जगह पे, तो ये डेटा सेंड होना शुरू हो जाएगा। और डेटा भेजा कैसे जा रहा है, वही वॉइड बफर,
इस बफर की लेंथ कितनी है, इस बफर का डेटा टाइप क्या है। सही है, ये पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैरेक्टर या इंटीजर या फ्लोट या डबल या किसी भी टाइप का डेटा लेके जा सकता है। तो एनी डेटा टाइप अगर आप चाहते हैं तो उसकी जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, वाइट का पॉइंटर। तो ये तमाम टाइप की डेटा को होल्ड कर सकता है। तो ये डेटा सेंड किया है। अच्छा, रिसीवर को ये बताना जरूरी है कि डेटा सेंड किसने किया है, तो वो सिंगल इंटीजर नंबर के थ्रू सेंडर बता देगा। सही है, तो जो वर्कर रिसीव कर रहे होंगे उन सबको पता है कि सेंडर 0 है, तो वो सोर्स में 0 डाल देंगे। और जो सेंडर बफर भेजेगा यहाँ पे, अच्छा सेंड करने से पहले इस बफर को इनिशियलाइज कर रहा है, आपने इस ध्यान में रखें। कितना डेटा भेज रहे हैं ये आपको पहले से पता है, और उसकी डेटा टाइप क्या है ये भी आपको पहले से पता है। सही है, तो जो वर्कर है उसको उसका बफर एम्प्टी होगा, तो ये आपको बताना है। अच्छा, साइज आपको पहले से पता होना जरूरी है, तो पहले साइज कम्युनिकेट किया जाता है। तो जितना आप डेटा बताएंगे इतना ही डेटा रिसीव करेगा, इससे ज्यादा रिसीव नहीं करेगा। और डेटा टाइप भी पहले से कम्युनिकेट होनी जरूरी है। तो जो प्रोग्रामर होता है उसको पता होता है पहले से कि स्टेप नंबर 1 पे किस टाइप का डेटा आएगा, 2 पे किस पे आएगा, 3 पे किस पे आएगा। तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ती है। और कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं, टैग है, कम्युनिकेटर है। तो ये डिफॉल्ट ग्रुप जो MPI कॉम वर्ल्ड मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे यूज होता है एज इट इज। अगर आप फर्दर ग्रुपिंग कर देंगे तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। टैग एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। टैग जो आप सेंड करते वक्त भेजेंगे वही टैग रिसीव करते वक्त भी आपने बताना जरूरी है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा एक पैरामीटर है, और ये बेसिकली किस लिए यूज होता है कि जो हमने पहले डायग्राम बनाई थी ना कि सुपरवाइजर है और ये वर्कर्स हैं। सही है, तो एरो का स्टार्ट सेंड और एरो का टर्मिनेट जो हो रहा है ये रिसीव है। तो ये सेंड रिसीव चल रहा है, इसके दोनों तरफ टैग सेम होना जरूरी है। लेकिन जब मैं प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट वापस भेज रहा हूँगा तो अब क्या होगा, यहाँ से सेंड हो रहा होगा, यहाँ पे रिसीव हो रहा होगा। तब ये सेंड और रिसीव का फ्लो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली इस फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए ये डिफरेंट टैग्स यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप टैग की वैल्यू डिफरेंट रखें। सही है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो ग्रीन वाला है इसको आप कहते हैं कि दिस टैग इज टू। इसका क्या मतलब है कि ये रिजल्ट गैदरिंग हो रही है। सही है, और अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि टैग इज इक्वल्स टू 1। तो ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होगा। अगर आप चाहें तो इन दोनों के लिए सेम टैग यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप अलग अलग टैग रख रहे हैं तो सेंड और रिसीव दोनों में सेम टैग ही यूज होगा। मतलब यहाँ जब मैंने सेंड किया है और यहाँ जब रिसीव किया है, इन दोनों के अंदर जो टैग है उसकी वैल्यू क्या यूज हो रही होगी, 1। तो ये सिंपल सा आर्किटेक्चर है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सॉकेट प्रोग्रामिंग के मुकाबले में भी आपको ये आसान लग रहा होगा, ऐसा है या नहीं है? सर देखने से तो आसान लग रहा है, करने में भी आसान है। अच्छा, नेक्स्ट वीक का टारगेट ये है कि आपने उस वक्त तक ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा पढ़ना है, और जो चीज़ मैंने बताई है वो समझनी है। और अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने मुझसे दोबारा कंसल्ट करना है। और जो मैंने आपको पैरेलल फाइल ट्रांसफ़र करने वाला असाइनमेंट दिया है मल्टी थ्रेडेड, वो आपने हर हाल में नेक्स्ट वीक तक कर लेना है।